जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। तो इसी तरह से फिर जो कमानी है, कमानी की एक बहुत बड़ी इतिहास है उसका, क्योंकि ये नेहरू जी के मित्र हुआ करते थे, रामजी भाई कमानी, और गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे। जब पहली बार कलकत्ता से जो आंदोलन हुआ खादी का, तो रामजी भाई कमानी का जो घर था, वहां पर जो उनकी ऑफिसेस थी, वहां से वो शुरू हुआ था। अच्छा। मतलब इतने बड़े थे वो रामजी भाई कमानी, और उनकी वो कंपनियां थी जो कुर्ला में है। तो 3 कंपनियां थी, जो एक कमानी ट्यूब्स, कमानी इंजीनियरिंग और कमानी मेटल्स, ऐसी 3 कंपनियां थी। तो ये 3 कंपनियां जब इस आदमी की थी और बहुत अच्छे से चल रही थी, इतनी अच्छे से चल रही थी, 3,500 वर्कर्स थे 3 कंपनियों के अंदर। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनके ऑफिसेस थे। कल्पना जी, अब जानना चाहेंगे कि कमानी इंडस्ट्रीज, ये नाम जो है ये वर्ल्ड फेमस नाम है। इसकी ओनर, इसकी कर्ता धर्ता आप हैं, यानी कल्पना सरोज। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। हुआ ऐसा है कि जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि मेरा ये जो सोशल काम है जी, इस काम की वजह से मैं जानी जाती थी। सारे लोग यही सोचते थे कि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें सक्सेस है। ठीक है। तो कमानी के जो कुछ वर्कर थे, जो कल्याण डोंबिवली इस साइड में रहने वाले, तो इन लोगों ने उधर बातें बताई कि भाई एक ऐसी लेडी है हमारे यहाँ पे उल्लासनगर में, जो कोई भी काम अगर हाथ में लेती है तो उस काम को पूरा ही करती है। तो वो लोग जो है वो सब मेरे पास में यहाँ पर आए और वो मुझे बताने लगे कि मैडम, हमारी जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में जा रही है, तो आप इसको प्लीज़ बचा लीजिए और उसको टेक ओवर कर लीजिए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, मतलब नई बात भी थी कि इंडस्ट्री, मतलब आज तक के जो काम है, चलो भाई बिल्डर बन गए, शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर बन गए, या फिर फर्नीचर का बिजनेस कर लिया, बुटीक चला लिया, तो ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक थी। लेकिन इंडस्ट्री चला कुछ और ही बात था मेरे लिए, एक चैलेंजिंग जॉब था। उस पर भी 25 साल बंद पड़ी हुई कंपनी, जो कंपनी है वो 25 साल से बंद पड़ी हुई कंपनी थी। और वो क्यों बंद पड़ी थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास था। ये जो कंपनी है, ये नेहरू जी के मित्र और गांधी जी के शिष्य जो हुआ करते थे, रामजी भाई कमानी, जो इसके मेन ओनर थे। जी। तो इनकी 3 कंपनियां कुर्ला में थी, जो कमानी इंजीनियरिंग, कमानी मेटल्स और कमानी ट्यूब्स। 3,500 वर्कर्स काम करते थे और इतनी फेमस थी ये कंपनी, वर्ल्ड वाइज इसका बिजनेस था। और 22 एकड़ की लैंड है यहाँ पे कुर्ला में। अच्छा। और आज भी कुर्ला कमानी हम लोग FM पे अगर सुनते हैं तो होता है ना, ट्रैफिक है कुर्ला कमानी रोड, तो लोकेशन को नाम जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे अच्छी भली कंपनी चल रही थी, अच्छा भला नाम था। रामजी भाई बहुत अच्छे इंसान थे, एक स्वतंत्र सेनानी थे, काफ़ी अच्छा था उनका। गांधी जी का पहली बार जब आंदोलन हुआ कलकत्ता से, तो रामजी भाई के घर से, रामजी भाई के ऑफिस से, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इतने बड़े वो आदमी थे उस वक्त, टाटा, बिरला, बजाज, ये सारे जो लोग थे वो उसी लाइन के वो भी थे। पर बदकिस्मती से हुआ ऐसे कि कंपनी इतनी अच्छे से चल रही थी, लेकिन इनके बेटों के बीच में कुछ आपस में ना इत्तेफाकी थोड़ी सी चलने लगी। तो उसका फ़ायदा उस वक्त की यूनियन ने लिया। यूनियन लीडर जो है, उन लोगों ने फिर ये किया कि एक यूनियन बनाई और वो इंदिरा जी के पास में उस वक्त गए। उन्होंने कहा कि हमारा जो मालिक है वो सही नहीं है और हम लोग काम करना जानते हैं, हम लोग वर्कर्स हैं
और हमारे वर्कर जो है वो भूखे पैसे मर रहे, कंपनी बंद हो रही, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन इन लोगों ने जाके उस इंदिरा जी को मिसगाइड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मालिक सही नहीं है, तो कंपनी जो है वो हमें चलाने के लिए दीजिएगा। तो अब इंदिरा जी को भी उस वक्त पता नहीं क्या सूझा, क्योंकि उस वक्त ऐसी हवा चल रही थी ना, जैसे जापान, जर्मनी, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा था कि वर्कर मालिक बनाए जा रहे थे। तो इनको भी ऐसे लगा कि भाई चलो ठीक है, हमारे देश में भी एक नई क्रांति आ जाएगी, हम भी देश के लिए कुछ नया करते हैं। वर्कर अगर मालिक बन जाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने तो उन्होंने फिर उस वक्त एक लॉ पास हो गया, और उस वक्त इस कमाने की वजह से सिका एक्ट तैयार हो गया। इसी कंपनी की वजह, मतलब देखिए इसको कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नेहरू गांधी का इतिहास है ही है, उसके बाद में एक सिख मतलब कंपनी को एक एक्ट तैयार कर दिया जाए, उसके लिए एक लॉ तैयार हुआ, उसका BFR कोड एक तैयार हो गया इस कंपनी की वजह से। और फिर जब इन लोगों का हो गया कि चलो ठीक है, सिका एक्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा एक निर्णय दे दिया। हमारे देश का ये भी एक पहला निर्णय है, ये भी एक ऐतिहासिक बात है। अच्छा। कि ये कमानी ट्यूब को वर्कर मालिक बन गए, और मालिक जो है उनके जितने भी शेयर्स थे उसको सबको जीरो कर दिया और वर्कर को मालिक बना दिया। ओहो, तो ये ऐसा पहला बहुत ही 88 की बात है ये। तो 88 में ये निर्णय हमारे यहाँ पर हुआ, लेकिन कोर्ट ने बड़ा ही सुंदर ऐसा निर्णय दिया था। उसने लिखा था कि ये जो हम निर्णय दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो वर्कर्स है ये मालिक बन गया है, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा और देश को एक नया इतिहास देगा। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, वर्कर नहीं चला पाए, डिफॉल्टर हो गए। खैर वो बात की बात है। लेकिन इस तरह से फिर 88 से जब इन लोगों को कंपनी चलाने के लिए मिली, 88 से लेकर 97 तक इन लोगों के हाथ में था, तो हमारे देश में एक तरह से नई क्रांति आ गई जी। बहुत सारा मीडिया में आ गया कि वर्कर्स मालिक बन गए हैं, वर्कर्स मालिक बन गए हैं। तो बैंक आ के इन लोगों को पैसे देती थी कि कितने पैसे चाहिए तुमको, क्योंकि वर्कर है ना, उनके पास पैसा नहीं है। कंपनी था तो इसके लिए हर बैंक ने जा जाके इनको पैसे दिए। इन लोगों ने काफ़ी पैसे भी उठाए। हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 70 लाख रुपया उस ज़माने में 88 में 70 लाख रुपया कंपनी को दिया कि नहीं, वर्कर मालिक बना है, वो कंपनी अच्छे से चलाएगा, उन्होंने दिया। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी पैसा ले लिया। और कंपनी में भी, तो कंपनी चालू ही थी ना उस वक्त भी, तो काफ़ी सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, बहुत कुछ सारा था, और खाली इनको चलाना था। लेकिन ये लोग 3,500 लोग सब मालिक बन गए। तो उसमें से जो कुछ अच्छे लोग थे, क्योंकि मैंने सबके इंटरव्यू लिए थे जब मैंने पैसे दिए थे उस वक्त, तो उस वक्त जो अच्छे लोग थे वो लोग तो काफ़ी खुश थे कि हम मालिक है, अभी हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भैया हम तो मालिक है, अब हम काम क्यों करें। यहाँ तक कि वो CEO वगैरह कोई बोल देते थे, या कंपनी का कोई ये बोल देता था कि भाई ये काम करना है, उस मशीन पे तुमको जाओ। अब मशीन पे तो इनको ही जाना पड़ेगा ना, कारीगर यही लोग थे, दूसरे तो आना नहीं। तो वो उसको झापड़ तक के मार देते थे कि भाई तू बोलने वाला होता कौन है हम लोगों को कि तू जाके काम कर करके, तो इसको मालूम नहीं कि हम लोग को मालिक बन गए, तो हम सुप्रीम कोर्ट ने हमें मालिक बनाया। तो इस तरह से तो ये जो ज्यादतियाँ थी इन लोगों की, और जो यूनियन के लीडर लोग थे उनका मकसद क्या है, अपना पॉकेट गर्म करना है। उनको वर्करों से कोई लेना देना होता नहीं है। राइट है। और इन लोगों ने क्या किया कि जितना भी कमाना था अच्छे से वो अपना कमा के बैठ गए, ठीक है। फिर कंपनी धीरे धीरे खत्म होने लगी, और 97 में आखिरकार इसने टाटा ने लाइट कट कर दी, क्योंकि लाइट के बिल तक ये लोग भरते नहीं थे कई सालों से। BMC ने पानी कट कर दिया, क्योंकि पानी के बिल भी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री को कितना पानी लगता है, वो बंद कर दिया। और मजबूरन इन लोगों को फिर कंपनी बंद का ऐलान करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किया नहीं है, ये मतलब कंपनी बंद हो गई अंदर से। लेकिन कोर्ट ने एक काम किया था कि IDBI जो है, बैंक हमारी IDBI जो है, उसको ऑपरेटिंग एजेंसी रखा हुआ था कि ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इनकी देख रेख करो, ये क्या कर रहे हैं। तो IDBI ने फिर कोर्ट को रिपोर्ट दे दिया कि ये जो है कंपनी, ये डिफॉल्टर हो गए हैं, इन्होंने कंपनी नहीं चलाई है, और अभी तो लाइट और पानी भी बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बंद हो गई है, ठीक है। तो ये 99 की बात है, ठीक है, कि कंपनी 2 साल यानी 97 तक आपने बोला। हाँ, 97 तक, और बाद में ये जो सारे रिपोर्ट्स आ गए वो 99 तक ये सारा सब चलता रहा। ये लोग फिर मेरे पास में वही 99 के बीच में वहाँ आए, फिर मुझे बताने लगे कि मैडम आपको
ये करना चाहिए। फिर मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, तो मैंने ये सोचा कि हम जो सोशल काम करते हैं, लोगों के लिए जो काम करते हैं, तो ये भी तो लोगों के लिए ही काम हुआ, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर भूखे पैसे मर रहे हैं अभी, क्योंकि कंपनी इतने सालों से बंद है ना, पेमेंट तो है ही नहीं है, पैसा तो है ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इस वर्करों के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे अपने जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए था। मेरा तो काफ़ी अच्छा भला चल रहा था। मेरे उधर शुगर फैक्ट्री थी, मेरा बिल्डर का काम चल रहा था, मेरे जो भी छोटे मोटे बिजनेस थे, मेरे वो सलून होगा, बुटीक होगा, जो भी है वो सारा चल ही रहा था। तो मुझे जीने के लिए अभी पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा जो सोशल काम था जो मेरा चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इन वर्करों के लिए मैं कुछ करती हूँ। मैंने इनके लिए 2-3 दिन का टाइम मांगा और मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए। लेकिन मैं जिस किसी के भी पास गई कि मुझे इस कंपनी का काम करना है, सब ने मुझे पागल कहा कि मतलब ये पागलपन हो जाएगा कि ये इस तरह का, क्योंकि उस वक्त उस कंपनी के ऊपर 116 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ था। कर्जे में डूबे हुए सारे वर्कर्स। 2000 की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो आज हम लोग करोड़ों रुपए यूं ही कह देते हैं, लेकिन 2000 में 116 करोड़ का कर्जा, 140 लिटिगेशन के केसेस, हाँ, और 2 बड़े यूनियन बन चुके थे। एक यूनियन वो जो पहली यूनियन थी जिन्होंने मालिक से कंपनी ले ली थी, और फिर जब वर्करों के ध्यान में आ गया कि ये यूनियन गलत है, तो एक और यूनियन, हाँ, तो फिर वर्करों ने अपनी आपस की एक यूनियन बना ली, ठीक है। तो ऐसे 2 यूनियन, अब ऐसे 2 यूनियन के साथ में लड़ना, ठीक है, और 140 के लिटिगेशन के केसेस और ये सारा कुछ, 116 करोड़। तो ऐसा नहीं कि लोगों के पास में पैसा नहीं था, क्योंकि प्रेस में कंटिन्यू आ रहा था कि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, अगर कोई प्रमोटर आना चाहे तो वो इस कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, सारे नेशनल पेपर में आ रहा था। लेकिन कोई भी माई का लाल आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के लिए अगर वो बिजनेस करने के लिए जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर वो 100 रुपया डाल रहा है तो 110 की उम्मीद करेगा, एटलीस्ट 101 की तो भी उम्मीद करेगा ना। वो तो नहीं कहेगा कि मेरा 99 भी हो जाए करके। लेकिन हमें जो हमारे दिल दिमाग पे जो समाज सेवा का भूत सवार था, तो हमने सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, हाँ, पहला इन लोगों को इंसाफ कैसा मिलता है वो देखेंगे। तो फिर मैं गई वहाँ पर, तो गई तो वहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड रूम था, क्योंकि वहाँ नेहरू जी भी अक्सर आया करते थे। आज भी हमारे ऑफिस में अगर आप आओगे, नेहरू जी वहाँ आते थे, बैठते थे, तो उनका बड़ा सा पोर्ट्रेट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। तो उस बोर्ड रूम के अंदर बोर्ड मीटिंग चल रही थी, और बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही थी, तो बोर्ड के मेंबर कौन थे, 5 बैंकों ने जो दिया हुआ इन लोगों को जो पैसा था, वो सारे लायबिलिटी वाले बैंकर्स थे। हर एक का डायरेक्टर, हर बैंक का एक डायरेक्टर था। उसके बाद में कोर्ट का एक डायरेक्टर था, क्योंकि ये कोर्ट के अंडर था ना सारा कुछ, तो कोर्ट का एक डायरेक्टर था। सरकार ने पैसा दिया हुआ था, इसके लिए सरकार का एक डायरेक्टर था, ठीक है, और यूनियन का एक डायरेक्टर, वर्कर्स का एक डायरेक्टर। ये सारे लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे थे। और फिर मैं गई थी, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था, मैंने अपना स्कीम बना लिया था, वो लेकर मैं जब वहाँ पर गई तो उन लोगों ने ये कहा कि अच्छा आप इसको टेक ओवर करना चाहते हो। मैं बोला हाँ करना चाहती हूँ। तो बोला मैडम ऐसा है कि आपको अगर टेक ओवर करना है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन हम आपको एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं आज ही से। आपको क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आज अभी से इसके डे टू डे के सारे खर्चे करने हैं। अच्छा, कंपनी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, तो कोर्ट देखेगा ना कंपनी देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नोटिस लिखने के लिए भी कोई क्लर्क नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है, फैक्ट्री के सारे पार्ट जो है वो चोरी हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी बैंकर अभी 1 रुपया नहीं डालेगा, ना तो गवर्नमेंट डालेगी, ना तो कोर्ट वाला डालेगा, कोई भी तो पैसा नहीं डालेगा। तो ये पैसा डालेगा कौन? डे टू डे के खर्चे करेगा कौन? ना वॉचमैन है, ना कोई क्लर्क है, इसीलिए ना कोई वकील दे पा रहा है, एक्स पार्टी सारे डिसीजन हो रहे हैं, इसीलिए 140 केसेस वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो पोजिशन इस तरह है, फिर भी आप लेना चाहोगे, करना चाहोगे? मैं बोला हाँ मैं कर लूँगी। तो आपके साथ और कौन थे जो पहले तो मैं ही गई, नहीं मैं तो पहले मैं ही गई थी। नहीं था। मैंने पूछा था अनिल सेठ को और अपने यहाँ से 2-4 सिंधी भाइयों को पूछा था कि आप आएंगे, तो उन्होंने देखा इतना लफड़ा है कौन जाएगा तो ये लोग किसी ने भी मतलब हामी नहीं भरी, और उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे। ओके कोई बात नहीं, मैं गई, और जब मैंने उनसे कहा कि ओके ठीक है मैं कर लूँगी ये सारा कुछ, तो उनको भी बड़ा ये ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। ये 2000 की बात है, 2000 में मैं गई थी वहाँ पर, और मैं उस दिन से प्रेसिडेंट वहाँ बन के काम करना शुरू कर दिया। अब डे टू डे के मुझे खर्चे करने हैं, कोर्ट के लिए वकील देने हैं, मुझे फैक्ट्री के लिए वॉचमैन रखने हैं, मुझे कंपनी के अंदर क्लर्क जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो सारा कुछ मुझे उस दिन से देखना है, अपने जेब का पैसा डालना है। मुझे कंपनी कब मिलेगी नहीं पता है,
ठीक है, और कंपनी से मुझे कब क्या मिलेगा वो भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें आज से सारा कुछ करना है। मैंने 10 लोगों की एक टीम तैयार कर लिया। मैं सबके पास गई, बताया, जैसे हमारे पाचपुते दादा, वो मेरे सगे भाई से बढ़कर है मेरे लिए। मैं उनके पास गई, दादा को पूछा, दादा हम लोग ये करें? दादा बोले, तर पागल झालीस का ताई, कुठे या कर्जाच्या ह्याच्यामध्ये जातीयस? म्हटलं नाही हो दादा, आपण वैसे भी समाज का काम करते हैं, तो ये वर्कर के लिए काम करें। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमको अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हम है तुम्हारे पीछे, ओके, बस मतलब यही चाहिए, आपका हाथ सर के ऊपर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आठवले साहब के पास भी गई, अच्छा बरं तुम्हाला करायचं है, ठीक है, आहोत आम्ही। मुझे सिर्फ यही आश्वासन चाहिए था कि ये लोग मेरे साथ है, कल को कुछ मुसीबत आ ही गई तो फिर तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना, सपोर्टर, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ऐसे। फिर एक गुजराती भाई मेरा यहाँ लंदन में रहता था, पूछा कि देखिए मैं ना एक कंपनी टेक ओवर कर रही हूँ और इस कंपनी में पैसा मिलेगा पता नहीं है, या अपना ही घर का सारा जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ इनके वर्करों को कुछ इंसाफ देना है अपने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है वो स्वामी नारायण के भक्त थे। अच्छा। और वो करोड़ों रुपया मतलब दान करते थे यहाँ गुजरात में आके। तो मैंने उनको सिंपल बोला कि आप करोड़ों रुपए वैसे भी दान देते हो तो 1 करोड़ रुपया मुझे भी भेज दो ना, मैं ये टेक ओवर कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और मैं आपको लौटा पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डूब भी जाएगा तो मैं कहाँ से लौटाऊंगी ना। तो हो सकता है कि आपका पैसा डूबे, लेकिन वो डूबेगा नहीं, उसके आशीर्वाद आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, क्योंकि जो वर्कर्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आप आशीर्वाद लेने के चक्कर में आप मुझे दे दो, आपको यकीन नहीं मानेगा, 1 रुपए की लिखा पड़ी नहीं, 1 नए पैसे का कोई ये नहीं, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। मतलब कितने अच्छे लोग भी होते। तो ये जो सपोर्ट था मुझे, मतलब उसमें मुझे 2.5 करोड़ रुपया भरना था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कर लिया था। तो इस तरह से मैंने 10 लोग लिए जो मार्केटिंग जानता हो, ठीक है, जो टेक्निकल बातें जानता हो, हाँ, तो ऐसे सारे 10 लोगों की एक टीम मैंने तैयार कर ली। उनको कहा कि हम सब मिलके इसको ये करेंगे, और फिर हम लोगों ने एक स्कीम तैयार किया, एक कंसल्टेंट रखा, कंसल्टेंट के साथ में पूरा स्कीम बनाया कि हम कैसे 116 करोड़ का कर्जा देंगे, कैसे हम कंपनी चलाएंगे, क्योंकि कोर्ट की शर्त ये थी कि कंपनी हमें चलानी ही पड़ेगी, ठीक है, वर्करों को रोजगार देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा हमने स्कीम कंसल्टेंट से बनाया और वो हमने जाके कोर्ट को फिर पुटअप कर दिया। फिर कोर्ट ने 2000 से लेके 2006 तक कंटिन्यू केस, मतलब हर महीने हेयरिंग होता रहा। तो कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते थे, इस तरह से वो सिलसिला चल रहा था, क्योंकि लायबिलिटी बहुत सारे लोगों की थी ना, 116 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी थी, ह्यूज अमाउंट है, तो वो सारे लोग जो है, तो कोई सपोर्ट कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमारी हेयरिंग हर महीने दिल्ली में चलती थी, BFR कोर्ट के अंदर। तो ये सारा चलते चलते 2006 21 मार्च 2006 में हमारी स्कीम पास हो गई, और उस दिन कोर्ट ने मुझे मालिक कंपनी का बना दिया। मतलब एक बहुत बड़ा दिन है 21 मार्च 2006। ये बहुत बड़ा दिन है कि उन्होंने ये देखा कि मैं किस हद तक काम कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि मैंने फिर ये जाना कि 116 करोड़ का कर्जा आया कहाँ से और कैसे, काफ़ी स्टडी कर ली थी मैंने। तो मैंने ये देखा कि इंटरेस्ट और पेनल्टी की वजह से इतना पैसा हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इतनी नहीं थी। प्रिंसिपल अमाउंट कम है, लेकिन इसका इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐसे हो गई। तो ये कौन कम करेगा, किसके पास जाऊं जो कम करेगा? अगर बैंक के मैनेजर के पास, तो खैर उसके पास वो पावर नहीं होगी। चेयरमैन के पास जाओ तो कब तक वो चेयरमैन सुनेगा नहीं मालूम है। और 5 बैंक है, हर चेयरमैन को मिलना शायद पॉसिबल नहीं है। चलो होम मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर को जाके मिल लेते हैं। और मैं डायरेक्ट दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए चली गई, ठीक है। फिर मैं गई, उनको मैंने कन्विंस किया कि देखिए इस तरह से जो कंपनियां थी, ये ऐतिहासिक कंपनियां हैं, और ऑलरेडी 2 कंपनियां लिक्विडेशन में जा चुकी थी, कमानी इंजीनियरिंग और कमानी मेटल्स। ये दोनों कंपनियां लिक्विडेशन में जा चुकी थी। तो कमानी इंजीनियरिंग को हर्ष गोयनका ने टेक ओवर कर लिया था जब वो लिक्विडेशन में गई थी, और कमानी मेटल्स तो कोर्ट के थ्रू फिर वो नीला में हो गया सारा कुछ। तो ये भी कंपनी जा रही है, इसका भी नोटिस निकल चुका था पहले। तो अगर ये कमानी ट्यूब भी लिक्विडेशन में चली जाती है तो बैंक को एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है, ठीक है। जो 4 एकड़ कुर्ला में ज़मीन थी ना, ये वर्कर लोग पहले ही बेच चुके थे उसको। वो हमको भाड़े से रखा हुआ था, खाली उसका सेट और वो खाली मशीनरी, यही मतलब रखा हुआ था, यही प्रॉपर्टी थी। ज़मीन जो है वो पहले ही बेच चुके थे। तो
तो बैंक को क्या मिलेगा? Right. कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी हमारी कंपनी के पास में 2 बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसका 1.25 लाख फुट कम से कम एरिया है। हेरिटेज बिल्डिंग है और एक दूसरी 7 माली की बिल्डिंग है जो बिल्कुल विटी स्टेशन से 5 मिनट के अंतर पे है, बलाड स्टेट में। तो ये 2 बिल्डिंग है, वो भी एमपीटी की जगह पे है और उसमें भी मतलब बाबा आदम के ज़माने के भाड़ोत्री सब भरे पड़े हुए थे, अंग्रेज के ज़माने के सारे सेमी गवर्नमेंट के। उसमें से कोई खाली होगा नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। तो पोजीशन इतनी टाइट थी कंपनी की कि किसी मतलब कुछ बेच के पैसा आना नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 4 एकड़ लैंड हमारी खाली बैंगलोर में थी जो सेफ थी। और उस वक्त जिस वक्त 2000 में मैं आई थी तो 40 लाख रुपए एकड़ थी। मतलब आ जाके कितना मिलना था? 1 करोड़ 60 लाख रुपया। 1 करोड़ 60 लाख रुपया मिलने की उम्मीद थी। मशीनें अगर हम बेचेंगे भंगार में तो करीबन 1.5-2 हजार करोड़ उसमें मिल जाते थे। तो कुल मिला के 3-3.5 करोड़ रुपए मिल जाते थे। और यहाँ बात थी 116 करोड़ रुपए की। तो कहाँ से ये बिजनेस होगा? मैच ही नहीं है कहीं से भी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल से कोई बात चाहो और तुम्हारी नीयत अच्छी है तो ऊपर वाला भी आपको साथ देता। और मेरे साथ यही सारा हुआ। मैं जब गई मिनिस्टर के पास में, उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैनों से बात की। मैंने उनसे कहा कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इनका प्रिंसिपल भी नहीं मिलता है, तो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर दीजिए। और ये देश की हमारी ऐतिहासिक कंपनी है, सुप्रीम कोर्ट का ये पहला निर्णय है और वर्कर्स के लिए मुझे ये सारा कुछ करना है। तो प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प करवा दीजिए कि मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर दीजिए, ताकि बैंक की भी हेल्प हो जाएगी कि मैं बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट दे दूँगी। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि ओके ठीक है करके मैं बात करता हूँ। और उन्होंने सारे चेयरमैनों से बात की और तुरंत ही IDBI में वो मीटिंग हो गई। हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी IDBI थी, वहाँ पे मीटिंग हो गई। और मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि ना सिर्फ पेनल्टी, ना सिर्फ इंटरेस्ट, बल्कि प्रिंसिपल से भी 25% माफ़ कर दिया गया। यानी एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। हाँ, उस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लिया और कंपनी जो 116 करोड़ की थी वो डायरेक्ट आधी के ऊपर आ गई। सुपर। और फिर हमारे हौसले और बढ़ गए कि हम काम कर सकते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से 21 मार्च 2006 में कंपनी मुझे खुद मिल गई। मेरा जो कर्जा था वो आधा हो गया और फिर मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि ये जगह ये पहले से बेच चुके हैं। ठीक है, तो ये जगह इन्होंने 2 एकड़ कमानी मेटल्स को बेच चुके थे। जो कमानी मेटल्स जो इसमें चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, लेकिन कोर्ट के पास थी ना, तो उसकी जगह कोर्ट के थ्रू ही मतलब बेची गई। उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी ये किया क्योंकि इनके थ्रू ही सारा होना था ना। एक कमानी इंजीनियरिंग को 2 एकड़ उनके पास में था। तो ये लोग फिर हमें जगह खाली करके मांगने लगे कि भाई जगह खाली करके दे दो। तो मैंने अभी हम लोग फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? तो वो उनका ये नहीं है ना। कोर्ट ने भी हमें पूछा कि तुम फैक्ट्री फिर कहाँ लगाओगे? तो मैंने कहा वाड़ा में मेरे पास में जगह है 7 एकड़, मैं वहाँ पे लगाऊंगी। फिर हम वहाँ से सारा शिफ्ट करके वाड़ा लेकर गए। वाड़ा में हमने अपनी फैक्ट्री शुरू की और 2009 में हमने फैक्ट्री शुरू की। और 2011 का टाइम हमको दिया हुआ था कोर्ट ने कि 2011 में आपको सीका से बाहर निकलना है। अच्छा। तो 2011 में हम सीका से बाहर निकल गए। हमारी कंपनी करीबन 9 करोड़ 2011 में, मतलब 2011 में पूरा 116 करोड़ का कर्जा खत्म करके करीबन 9 करोड़ की फायदे में आ गए, प्रॉफिट में आ गए। कल्पना जी, एक बहुत बड़ा इतिहास है जो मैं कहूँगी कि एक अकेली महिला ने रचा है जी। बहुत बड़ी चीज़ है कि कमानी इंडस्ट्रीज़ को कैसे 116 करोड़ से आप 9 करोड़ प्रॉफिट में लेकर आ गए। 116 करोड़ उनका लॉस था और आपने 9 करोड़ प्रॉफिट में ला दिया विद इन सम ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है जो कल्पना जी ने रचा है जी। तो फिर वर्करों की बात आ गई। वर्करों ने कहा कि हमें पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, जबकि कोर्ट ने हमें 3 साल का टाइम दिया हुआ था कि 3 साल में इनको मतलब 50,000 75,000 इस तरह से पैसे देने हैं। ठीक है, लेकिन वर्कर कहने लगे कि मैडम हम तो भूखे पैसे मर रहे हैं, 3 साल तक रहेंगे तो कैसे चलेगा, तो हमें जल्दी चाहिए। तो हमने 3 महीने के अंदर इन लोगों को पूरे पैसे, मतलब इंस्टॉलमेंट से नहीं, पूरे पैसे हमने 3 महीने के अंदर इनको दे दिए। ठीक है, उस वक्त हमने RR पाटिल साहब थे, उस वक्त RR पाटिल साहब को, हमारे रामदास जी आठवले, बबनराव पाचपुते, इन सबको मैंने बुलाया। मैंने सोचा कि चलो सबके मतलब चेक अगर इनको देना है तो इनके हाथों से, मैंने फ़ोन पे सबको कहा कि ये चेक देने हैं साहब, आप आ जाइए ना। कोई प्रोग्राम नहीं था, वर्कर्स आ गए, कहने लगे कि पैसे चाहिए, और 2-4 दिन में हमने प्रोग्राम बना लिया कि ठीक है चलो। तो कोई कार्ड नहीं छपा, कुछ नहीं छपा, सबको फ़ोन पे बता दिया, सब आ गए।
और आर पाटिल साहब ने तो इतना अच्छा भाषण किया, आज भी मेरे पास उसकी क्लिप है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं दूंगी वो भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वर्कर्स है इनके कहीं ना कहीं मतलब मराठी में कहा की ऋणानुबंध कुठेतरी असतील यांचे, ज्याच्यामुळे ताईला असं वाटलं की आपण ही स्कीम करावी आणि ह्यांना हे पैसे मिळावे। तो उनको ये बोल रहे थे कि चालू कंपनियों के पैसे जहाँ नहीं मिलते वहाँ 25 साल बंद पड़ी हुई कंपनी के पैसे और इतनी बड़ी अमाउंट आपको दी जा रही है। 8.5 करोड़ रुपया हमने उस वक्त वर्कर्स को दिए थे, उसके चेक उनके हाथों से दिए थे। सो वर्कर तो मुझे मतलब आई भवानी कहते हैं, मतलब बहुत खुश है कि उनको मेरी वजह से, वो कहते थे कि अगर लिक्विडेशन में जाती तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता, और आपकी वजह से किसी के वाइफ का ऑपरेशन हार्ट का हुआ करना था, किसी को रिक्शा लेना था, तो किसी को घर लेना था, किसी को बेटी की शादी करना था, तो हर एक की अपनी कहानी थी, हर एक की अपनी सिचुएशन थी। तो वो हर एक की वो सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, तो इसलिए वो लोग मुझे अपनी आई भवानी कहते हैं। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंसान के लिए, एक मामूली सा इंसान जिसके पास कभी खाने के लिए अनाज नहीं था, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जो मैं कभी काम पे जाती थी तो कुर्ला से लेके चेंबूर तक चल के जाती थी, कभी कभी मेरे पास बस के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो मर्सिडीज में घूमती है, ऑडी में घूमती है। तो ये सारी उन सारे लोगों की दुआएं हैं शायद, जिनके लिए मैंने काम किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट जी है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो यकीनन कुदरत भी हमें साथ देती है, लेकिन उसमें सच्चाई, ईमानदारी और सच्ची लगन अगर हमारे पास है तो यकीनन हम सक्सेस। यानी आपने हमेशा दूसरों का भला करने की सोची, हाँ, उसी में बस भगवान ने आपको सब कुछ सपोर्ट दिया है। मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं है। क्या लेना है, बहुत बड़ी सीख है जो आप हमारे दर्शकों को दे रही हैं कि अपना तो सोचते हैं हर कोई, लेकिन अगर हम दूसरों की सोचते हैं तो शायद भगवान हमें दुगना देते हैं। यकीनन, और मेरी यही सोच ने शायद मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे मुझे लगता है। कल्पना जी, कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो आपको लगता है कि जो आपके साथ उस वक्त थे और आज भी वो, या तो उनके परिवार के बच्चे आज तक आपके आज भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हुए हैं, और कई वर्करों को मैं आज भी पगार देती हूँ, जो मतलब कभी के मतलब 2006 में ही जो रिटायर हो चुके थे, वो रिटायर वर्कर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आज भी मतलब वो मेरे पास में आते हैं, हर महीने मेरे से पेमेंट लेकर जाते हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए, हर सुख में हर दुख में जो भी होता है, कभी उनके शादी ब्याह होते हैं बच्चों लोगों के, तो उनमें मुझे बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे मानते उतना है, तो मैं तो जुड़ी हुई हूँ। और मुझे लगता है मैं और भी उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मेरा चल रहा है कि कमानी ग्रुप का एक NGO जो है, उनके लिए मैं वो भी, मेरा NGO तो खैर मेरा है, लेकिन कमानी के नाम से एक, और कमानी जो है रामजी भाई कमानी, मैंने आज भी नाम नहीं बदला। एक्चुअली ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि टेक ओवर करने के बाद भी आपने क्यों नहीं बदला वो नाम कमानी? क्योंकि मुझे रामजी भाई के लिए बहुत सिंपैथी है, और उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान अपने देश के लिए इतना कुछ करना चाहता है, एक इंसान जो एक स्वतंत्र सेनानी, उसने यहाँ के 22 एकड़ की जगह लेकर 3 बड़ी कंपनियाँ चलाई, और पता नहीं उसके बदनसीबी से पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया कि वो आदमी तो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। आज उसके बच्चे जो है वो टाटा और रिलायंस के पास में काम करते हैं, उसके पोते जो है, एक ज़माने में कभी एम्पला कार चलती थी और उसमें से वो उतरते थे, यही वर्कर बताते हैं, तो गालीचे बिछाए जाते थे, फूल बिछाए जाते थे, आज उनके बच्चे वहाँ पर काम करते, तो बुरा लगता है उनके लिए। और मुझे एक बात बताती हूँ मैं आपको कि उनका जो बेटा था, अभी 6 महीना पहला मर गया है, रामजी भाई का बेटा नवीन कमानी था, तो मुझे ऐसे ही पता चला कहीं से कि उनको कुछ तकलीफ है करके, तो मैं 51 लाख रुपए का चेक उनके घर में जाकर देकर आई थी। वर्ली में उनका घर था, बंगलो था, तो वहाँ पर मैं देकर आई थी। अब ये भी बात देखिए, वो बंगलो क्यों रहा उनके पास में, इन्होंने सारा कुछ कोर्ट ने जो है वो पूरा जीरो कर दिया था इनको, और जो लायबिलिटी दी हुई थी ना बैंकों ने, तो वो सारा गारंटी इन लोगों को ही रखा हुआ था, गारंटी के तौर पर इनके बंगलो वगैरह वो सारे मतलब लेने वाले थे, ठीक है। जिस वक्त मैंने बैंकों के पैसे दिए तो वो कहते थे कि वो चार्ज अभी आप ले सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो चार्ज मुझे नहीं चाहिए। आज बताइए आप, वर्ली जैसे जगह पे बहुत बड़ा बंगला था, वो बंगले का चार्ज मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करना है, एक तो पहले ही भगवान ने बेचारों ने पता नहीं कैसी मार उनको मारी है, उनकी कंपनी चली गई है, आज मैं उनका घर भी ले लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए उसका बंगला। मैंने बंगला तो नहीं लिया उसका, बल्कि जाके 51 लाख रुपए का चेक उनके घर में जाके दिया।
तो यकीनन वो लोगों ने कुछ मीडिया उनकी, क्योंकि बड़े लोग तो थे ही थे, उनके संपर्क में थे, तो उन्होंने उनको बोला कि इकोनॉमिक टाइम में ये न्यूज़ है, तो उन्होंने कहा ये कल्पना सरोज जो है वो यकीनन पिछले जन्म की कमानी की बेटी रही होगी, जिसकी वजह से उसको ये दर्द है कि किस तरह से होता है, और आज उन्होंने हमारी तकलीफ को दूर किया। तो उनका कुछ आँखों का ऑपरेशन था, उनकी वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन था, उन पैसों से उसका हुआ, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं मुझे दी। कल्पना जी, शायद ही होगा कोई ऐसा कुछ करेगा किसी के लिए, यानी आपका कोई कनेक्शन नहीं था, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, शायद ही कोई करता होगा। और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता, जब हम लोग फैक्ट्री तोड़ भी रहे थे ना, जब हमें यहाँ लेके जाना था वाड़ा में, तो इतना बुरा लगता था मुझे कि आदमी ने कितनी मेहनत की से ये सारा कुछ बनाया है, और किस तरह उस मेहनत को इस तरह से छीना गया ना। तो हमारे देश का भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो कंपनियां चलती थी तो आज बताइए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे देश को आती थी। तो खैर वो सारा हो गया, अभी वाड़ा में कंपनी है, और इसीलिए मैंने, लोग कहते थे कि आपका नाम भी इतना फेमस है, आप कल्पना सरोज का कोई और नाम रख दो। मैंने कहा नहीं, कमानी का ही नाम रहेगा, और मैं कमानी जी का, राम जी भाई का बहुत बड़ा स्टेचू भी मैं अपने फैक्ट्री में बिठाने वाली हूँ, और मेरी सारी जितनी भी सिंपैथी है वो उनके साथ में है। बस कल्पना जी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बस इसी तरह से मैं काम करती रही, और सरकार की नज़र में भी ये आ गया कि मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ शायद, और इसीलिए मुझे 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। जबकि मेरे समाज में उस वक्त की हालत ऐसी थी, जैसे हमारी जो बुजुर्ग है उनको ना रहने के लिए घर हुआ करता था, ना खाने के लिए अनाज हुआ करता था। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए, जिनकी वजह से हम लोगों ने जीना सीख लिया, ठीक है, और इस लेवल तक चले गए। बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए हुए थे, मतलब पढ़ो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। तो हमारे लोग पढ़ लिख कर काफ़ी कुछ आगे चले ही गए, बहुत आगे बढ़ गए। और ऐसे समाज में मुझे उद्योग में पद्मश्री मिलना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि और किसी क्षेत्र में मिल जाता ना, जैसे संगीत होगा या कुछ कोई भी क्षेत्र होगा उसमें मिलता तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उद्योग में मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। एक दलित समाज की आई हुई महिला को उद्योग क्षेत्र में पद्मश्री मिलना ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। किसी को भी उद्योग में किसी भी दलित महिला को आज तक भी नहीं मिला है पद्मश्री, और वो मुझे मिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है, यकीनन गर्व की बात है। जी। और जब वो मिला था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आसमान जैसे नीचे आ गया हो, पता नहीं, जैसे मुझे पंख फूट गया हो, पता नहीं मेरा क्या, क्योंकि एक इतने छोटे से एक पुलिस वाले हवलदार की इतनी छोटी सी मतलब ये जिंदगी से बैकग्राउंड, और वहाँ से जाके राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार लेना बहुत ही गर्व की बात थी। जी, कल्पना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ऋतिक रोशन ने एक बार कहा था कि हम तो मूवी के एक्टर हैं, लेकिन रियल लाइफ की जो एक्टर हैं वो आप हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे आपके लिए बनाई थी। हाँ। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इसकी कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ऋतिक रोशन ने, जिस वक्त हम लोग गए, ताज में प्रोग्राम हो रहा था, सबसे मिल रहे थे, मुझे भी बड़े गर्मजोशी से गले लगाया और कहा कि हम तो मैडम एक्टिंग के हीरो है, तो चलो आप भी कुछ डायलॉग बोल दो, क्योंकि आप तो बाबा असली हीरो है। बोला हम लोग डायलॉग वगैरह तो नहीं बोलते, हम लोग काम करना जानते हैं। और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, वो काफ़ी मतलब मेरे काम से खुश थे, और इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, डिस्कवरी के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री है। और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्रियाँ मेरे ऊपर बनी है, बीबीसी ने बनाई है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री, वो तो दुनिया की 7 महिलाओं के ऊपर बनाई थी, उसमें से भारत में से मैं हूँ, ये भी मेरे लिए मतलब फ़ख्र की बात है। तो जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, फिर HBO ने अमेरिका से, HBO जो चैनल है उन्होंने बनाई, रसिया ने बनाई, जापान ने बनाई, मतलब ऐसे कई सारी कंट्रियों ने बनाई, और दुनिया की सारी मीडिया ने मेरे ऊपर मतलब आर्टिकल लिखे हैं। तो जो लॉस एंजल्स टाइम ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसको पढ़ के एक लायन गेट जो बड़ी कंपनी है वहाँ की, और वो मेरे ऊपर मूवी बना रहे हैं अभी, तो वो भी एक चल रहा है। और यहाँ के तो अपने लोग काफ़ी सारे हैं, कोई मराठी बनाना चाहता है, कोई हिंदी बनाना चाहता है, तो ये से सारा चल रहा है। बहुत ही गर्व की बात है कि कल्पना जी पर वर्ल्ड वाइड सारे प्रोडक्शन हाउसेज या न्यूज़ चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, काफ़ी कवरेज हुआ है कल्पना जी पर।